तो वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर 4 हम कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। बिलिरुबिन का लेवल बेबी की बॉडी में बढ़ जाना तो कंडीशन की वजह से अराइज हो सकता है, पैथोफिजियोलॉजिकल वे में भी एंड फिजियोलॉजिकल वे में भी। तो इस कंडीशन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या हाइपर बिलिरुबिन कंडीशन में होता है, बेबी की बॉडी में किस तरीके से अफेक्ट करता है, उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन। मेनली क्या होता है? येलोइश डिस्कलरेशन होता है स्क्लेरा का। आई के रीजन में ये फेस से स्टार्ट होता है, देन बॉडी में स्प्रेड होता है, सिफेलोकॉर्डल पोजीशन में, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। येलोइश डिस्कलरेशन होता है स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, स्क्लेरा का भी होता है इसी के साथ में, ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड एंड द और द इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जब बॉडी में इनडायरेक्ट या फिर अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है? ये एक ऐसा बिलिरुबिन की एक ऐसी फॉर्म होती है बॉडी के अंदर जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। और ये जो बिलिरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, ये स्टूल के फॉर्म में या फिर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से स्क्रीट आउट नहीं होता। मेनली बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है कि बेबी की बॉडी से बिलिरुबिन जो है उसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बेबी का जो इंटेस्टाइन होता है ये एकदम से स्टाइल होता है बर्थ के बाद में, और जब वो फीडिंग करते हैं तब ये जो भी नॉर्मल फ्लोरा होता है बेबी की बॉडी में, स्टमक में, वो एक्टिवेट फॉर्म में होता है और एंजाइम फिर एक्टिवेट होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ एंजाइम प्रेजेंट नहीं है बेबी की बॉडी में, या फिर एचबी का लेवल बहुत ज्यादा है, या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है। तो उस कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है बेबी की बॉडी में। इसको कैसे कह सकते हैं? ये टाइप है सोल्यूबल बिलिरुबिन का। जो सोल्यूबल बिलिरुबिन होता है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एंड द बिलिरुबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ द, मेनली बिलिरुबिन होता क्या है? ये प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है जब भी आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। आरबीसी का जब ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी के ब्रेक डाउन से जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं। सीएनएस ऑफ द न्यू बॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया के, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मेनली सीएनएस सिस्टम से ही रिलेटेड इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो जो बेबी का सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, न्यू बॉर्न बेबी का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है बिलिरुबिन पिगमेंटेशन को लेकर, पिगमेंट को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेबी का जो भी कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयर्ड हो जाता है। एंड फॉर द न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, जिसके साथ ही साथ बेबी में जो भी मसल मूवमेंट है, मसल स्पाम कॉन्ट्रेक्शन जैसी प्रॉब्लम बेबी की बॉडी में दिखती है, मेमोरी लॉस होने का चांस होता है, मेंटल फंक्शनिंग एकदम से इम्पेयर्ड हो जाएगी क्योंकि सीएनएस पे बहुत ही ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल इफेक्ट डालता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। अभी इंसिडेंस की बात करें तो रेट ऑफ द अकरेंस, मेनली वो जो प्री टर्म बेबी होते हैं और टर्म बेबी होते हैं दोनों को ही बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है वो दोनों को ही अफेक्ट करता है। तो जॉइंटिस अकर 60% इन द टर्म बेबी, जो टर्म बेबी होते हैं उनमें 60% ये अफेक्ट करता है, और प्री टर्म बेबी में ये 80% अफेक्ट करेगा ओनली। सबसे ज्यादा प्री टर्म बेबी को अफेक्ट करता है। बट 5 to 10% न्यू नीड हैव द सिग्निफिकेंट जॉइंटिस दैट रिक्वायर द फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। जिन भी बेबी में हाइपोबिलिरुबिनेमिया की कंडीशन होती है, जॉइंटिस जो होता है, उन बेबीज में क्या है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? फोटोथेरेपी यूज करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जॉइंटिस को ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल और द नॉर्मल जॉइंटिस, जो नॉर्मली बेबी में प्रेजेंट होता है। एंड है एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो बेबी में विद इन द 24 आवर्स में अराइज होता है। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है ये बेबी में 24 आवर्स के बाद में अराइज होगा, बाद में दिखता है। ये क्या होता है फिजियोलॉजिकल और द नॉर्मल जॉइंटिस? इसमें क्या है, इट अकर ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी। बेबी में फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी है, इस वजह से कॉज हुआ है न्यूनेट में टू हैंडल द इंक्रीज्ड बिलिरुबिन
प्रोडक्शन, जिसकी वजह से बॉडी में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इट appears after the 24 hours of the delivery। ये कब दिखेगा? आफ्टर द 24 hours ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी होने के 24 आवर्स के बाद में बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। और जो पैथोफिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, पैथोफिजियोलॉजिकल जो अब नॉर्मल जॉइंटिस है, वो कब होगा? विद इन द 24 आवर्स के अंदर होता है डिलीवरी के। इसमें इन फुल टर्म बेबी में, और जो प्री टर्म बेबी है उनमें एंड आफ्टर द 48 आवर्स इन द प्रीमेच्योर बेबी। 48 आवर्स के बाद में, 24 आवर्स के बाद में तो ये टर्म बेबी में दिखेगा, बट प्री टर्म बेबी में 48 आवर्स के बाद में जॉइंटिस अकर होता है। इन टर्म बेबी मैक्सिमम लेवल ऑफ द 4th डे एंड द सबसाइड बाय द 7th डे। अगर टर्म बेबी है उसमें 4th डे पे ये मैक्सिमम लेवल पे, पीक लेवल पे अराइज करेगा, देन 7th डे पे इसका जो भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे बिलिरुबिन के, जॉइंटिस के, वो सबसाइड हो जाएंगे, ट्रीट हो जाएंगे। इनमें कोई भी इंटरवेंशन देने की नीड नहीं होती, नॉर्मली नेचुरली ये हील हो जाता है। एक प्रीटर्म बेबी, अगर प्रीटर्म बेबी है तो मैक्सिमम लेवल 5th डे पे पहुंचेगा, 5th to 6th डे के बीच में पहुंचता है, सबसाइड हो जाता है 14th डे ऑफ द डिलीवरी। डिलीवरी के 14th डे पे ये सबसाइड हो जाएंगे, इसके जो भी साइन और सिम्टम्स हैं बिलिरुबिन के, जॉइंटिस के। एंड टर्म बेबी में कब ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है? 4th डे पे पहुंचेगा, और सबसाइड कब होगा? 7th डे ऑफ द डिलीवरी। एंड जो प्री टर्म बेबी है 5th to 6th डे के अंदर ये क्या है? मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा एंड सबसाइड हो जाएगा 14th डे पर। 14th डे ऑफ द डिलीवरी पे इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं ये सबसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल सीरम बिलिरुबिन। जो नॉर्मल प्रीटर्म बेबी है उसमें 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इसका लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट द टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल इन द मैच्योर बेबी should less than 10 mg per deciliter, और in the preterm baby less than 50 mg per deciliter। जो प्रीटर्म बेबी है उनमें बिलिरुबिन का लेवल कितना होना चाहिए? 15 mg, नॉर्मली 15 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और टर्म बेबी के अंदर कितना होना चाहिए? 10 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इनका जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है, वाइवा में एग्जामिनर्स पूछते हैं। नॉट प्रेजेंट मोर देन 10 डेज इन टर्म बेबी। 10 डेज से ज्यादा टर्म बेबी में इसके साइन और सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस है, ये 10 डेज से ज्यादा नहीं अकर होगा। 7th डे पे ये इसके जो साइन और सिम्टम्स है सबसाइड हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाता है। इन द टर्म बेबी 14 डे, इन द प्री टर्म बेबी 14th डे पे प्री टर्म बेबी में इसके सिम्टम्स जो है सबसाइड हो जाते हैं। 7th डे पे 10 डेज से ज्यादा नहीं होगा, 14 डे प्री टर्म बेबी में उससे ज्यादा इसके साइन और सिम्टम्स नहीं देते। सबसाइड स्पॉन्टेनियसली विदाउट ट्रीटमेंट। मैंने जैसे बताया कि स्पॉन्टेनियसली कोई भी इंटरवेंशन अलग से देने की, मेडिकल इंटरवेंशन देने की नीड नहीं होती, स्पॉन्टेनियस वे में ये खुद से ही क्योर हो जाता है। इनकरेज मदर फॉर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को इनकरेज करेंगे हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, डिहाइड्रेटेड ना हो बेबी, इसलिए मदर को इनकरेज करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मदर बेबी को क्या करें? रेगुलर वे में फीडिंग करवाते रहें फॉर द एडुकेट हाइड्रेशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन। अगर बेबी अच्छे से मिल्क सक करेंगे, मिल्क फीड करेंगे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फ्लोरा है इंटेस्टाइन में वो एक्टिवेट होगा, जो एंजाइम है ग्लूकोरोनिन वो भी एक्टिवेट होता है, ट्रांसफरेंस ग्लूकोरोनिन ट्रांसफरेंस एंजाइम होता है जो एक्सक्रीशन में, बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो अगर बेबी अच्छे से मिल्क का कंजप्शन कर रहे हैं, मिल्क का फीड कर रहे हैं, तो क्या होगा? इंटेस्टाइन अच्छे से एक्टिवेट होगा और बिलिरुबिन का जो भी प्रोडक्शन एक्सेसिव अमाउंट में है वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। बात करते हैं ऑनसेट। ऑनसेट यानी कि तुरंत के तुरंत, सडन, जब भी एक्यूट फॉर्म में जब ये अकर होता है जॉइंटिस, तब ये कैसे अफेक्ट करता है? तो जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है ये ऑनसेट जब अकर होगा कब होता है? 24 आवर्स आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ बर्थ में ये अकर होगा, एंड 2 to 3 डे ऑफ द बर्थ, या फिर 2 to 3 डे ऑफ द बर्थ में अकर होगा। 4th डे पे ये मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, द 7th डे पे इसके जो साइन और सिम्टम्स है ये सबसाइड हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं होती। इसी के साथ में अगर हम पैथोलॉजिकल जॉइंटिस की बात करें तो ये एट एनी टाइम इन द फर्स्ट आवर, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है
फर्स्ट आवर में विद इन द 24 आवर्स में ये इसके जो साइन ऑफ सिम्टम्स है अराइज हो जाएंगे। येलोइश डिस्कलरेशन बॉडी में देखने को मिलेगा और इसकी जो रेट होती है बिलिरुबिन के बढ़ने की ये भी बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन टू द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। नेक्स्ट है कॉजेस। मेनली कॉजेस क्या होते हैं, इसके नाम ही में है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, तो ये फिजियोलॉजिकल किसी भी फैक्टर की वजह से अराइज हो सकता है। पैथोलॉजिकल जैसे मैंने बताया आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होगा। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में ये होता है कि जब मदर का जो एचबी है, ब्लड है, ब्लड ग्रुप जो मदर का है वो निगेटिव है, मदर निगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ में है, एंड मदर का बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। तो मदर की बॉडी में बेबी के ब्लड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जो नॉर्मली बेबी को क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट को कॉज करती है। इसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बेबी की बॉडी में बहुत तेज होने लगता है। या फिर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और बेबी ए या फिर बी फैक्टर के साथ में, आरएच फैक्टर के साथ में है। उस कंडीशन में क्या होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अकर होती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ द बिलिरुबिन राइज। किस रेट में बिलिरुबिन का लेवल राइज होगा। नॉर्मली पैथोफिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस होता है इसमें बहुत ही ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल राइज होगा, एंड द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में ये बहुत ही स्लो जो रेट होता है इसका कम होता है, लेस देन 5 mg पर डेसीलीटर 24 आवर्स। 24 आवर्स में 5 mg पर डेसीलीटर से भी इसका जो प्रोडक्शन है बिलिरुबिन का राइज होने का ये कम होता है। एंड द पैथोलॉजिकल में क्या होगा, 5 mg पर डेसीलीटर पर 24 आवर्स में इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है और मोर देन 0.5 mg पर डेसीलीटर पर आवर्स के हिसाब से ये बढ़ता है। तो बिलिरुबिन का लेवल पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बहुत ही ज्यादा रेट में बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पीक लेवल ऑफ द बिलिरुबिन। पीक पे कब पहुंचता है, अभी हमने बात करा था कि ऑनसेट ये कब अकर होगा, जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं तो आफ्टर द 24 आवर्स के बाद में ये अकर होगा। और पीक पे कब जाएगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, लेस देन 10 mg एंड द पर डेसीलीटर फुल टर्म बेबी बॉर्न। 4 to 5 डे में ये अपने मैक्सिमम पीक लेवल पे पहुंचेगा। और कितना होगा बिलिरुबिन का अमाउंट, 10 mg पर डेसीलीटर से कम होता है टर्म बेबी में, एंड जो प्री टर्म बेबी होते हैं उसमें लेस देन होगा 15 mg पर डेसीलीटर से। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कब किस तरीके से जो प्रोडक्शन है बिलिरुबिन का ये कितना पहुंच जाएगा, मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर इन द फुल टर्म एंड द प्री टर्म बेबी। दोनों में ही 15 mg पर डेसीलीटर से बिलिरुबिन का जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द परसिस्टेंस। ड्यूरेशन क्या है इसकी परसिस्टेंस की, लेस देन 10 डेज इन द फुल टर्म न्यूबॉर्न। जो फुल टर्म न्यूबॉर्न होते हैं उसमें 10 डेज से कम होता है। आफ्टर द 10 डेज इसके सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। एंड द लेस देन 14 डेज इन प्री टर्म न्यूबॉर्न। जो प्री टर्म न्यूबॉर्न है उनमें 14 डेज तक ही इसके साइन और सिम्टम्स रहेंगे। 14 डेज के बाद में इसके साइन और सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या होगा, 10 डेज इन द फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी जो है उनमें 10 डेज से भी ज्यादा इसके साइन और सिम्टम्स ये रिमेन रहता है और विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन इसके सिम्टम्स सबसाइड भी नहीं होंगे। इसी के साथ ही साथ अगर प्री टर्म बेबी है तो 14 डेज से ज्यादा इसके साइन और सिम्टम बेबी की बॉडी में रहते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकली क्या सिम्टम्स कॉज करेगा, लुक नॉर्मल। बेबी कैसा होगा, अगर हमारा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है बेबी की बॉडी में तो बेबी लुकिंग में कैसे होंगे, नॉर्मल होंगी, कुछ भी अनीमिया नहीं प्रेजेंट होगा, बेबी सिक भी नहीं होंगे, नॉर्मल यूरिन आउटपुट होगा पेशेंट की बॉडी में, एंड स्टूल का कलर भी नॉर्मल होगा। इसी के साथ में अगर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है बेबी को तो बेबी लुक में कैसे दिखेंगे, अब नॉर्मल दिखेंगे, अनीमिक दिखेंगे। एनीमिक देखेंगे, ब्लड का एचबी का लेवल बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ ही साथ बेबी सिक होंगे बहुत ही ज्यादा। नॉर्मल स्टूल एंड द यूरिन कलर, जो भी बेबी का स्टूल और यूरिन का कलर है वो नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मलाइज नहीं होगा जैसे नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए, इंपेयरमेंट होगा यूरिन का आउटपुट भी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ये कब होता है, ऑनसेट कैसे कैसे अकर होगा, कॉजेस किस वजह से हो रहा है, रेट बिलिरुबिन का किस रेट में ये बढ़ता है बेबी की बॉडी में, पीक बिलिरुबिन का लेवल कितने पीक तक जाता है, इसी के साथ साथ ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम तक ये रिमेन रहता है बेबी की बॉडी में, एंड क्लिनिकली क्या क्या साइन और सिम्टम्स को बेबी की बॉडी में ये शो करेगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होते हैं। मेनली कॉजेज हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के। तो फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल आरबीसी, बहुत ही जल्दी जल्दी फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड द शॉर्टर लाइफ स्पैन 80 डेज, नॉर्मली 120 डेज का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है और 80 डेज से भी कम है। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है, अर्लियर हो रहा है। इस वजह से बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बेबी की बॉडी में बहुत ज्यादा होगा। या फिर पॉलीकाइथीमिया, बेबी में जो भी ब्लड है उसका कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है, या फिर हाई एचबी लेवल है, पॉलीकाइथीमिया ब्लड का जो लेवल है नॉर्मल अमाउंट से बहुत ही ज्यादा रेस है, 18 to 24 mg पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग है इन द न्यूबॉर्न बेबी। डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम ग्लूकोरोनिल ट्रांसफर, जो एंजाइम है इसका प्रोडक्शन बेबी के इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा है। इट इज एसेंशियल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन बाय द इमेच्योर लीवर, जो लीवर है वो अच्छे से मेच्योर फॉर्म में नहीं है और बेबी के लीवर में एल्यूमिन के थ्रू क्या है जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो रीच आउट करते हैं, जिस वजह से लीवर क्या है इनएक्टिवेट फॉर्म में है और एंजाइम भी कैसे हैं अभी भी एक्टिवेट फॉर्म में नहीं आए हैं। इनसफिशिएंट इंटेस्टाइनल कॉमन सेल फ्लोरा, इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है वो भी एब्सेंट है। एंड द प्रीमेच्योरिटी इनएडुकेट फीडिंग एंड द ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, जिस वजह से जॉइंटिस में क्या देखने को मिलेगा कि बेबी क्या है, बेबी की इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा जो प्रेजेंट होना चाहिए वो नहीं है, बेबी प्रीमेच्योर है, मेच्योर नहीं है, अच्छे से लो बर्थ वेट बेबी है, इनएडुकेट फीडिंग, बेबी अच्छे से फीड नहीं कर रहे तो हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होगा। एंड द ब्रेस्ट मिल्क में क्या है जॉइंटिस, यानी कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या होता है, ये कब अकर होगा, विद इन द 24 आवर्स या फिर बर्थ होने के 1 घंटे के अंदर ही पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अकर होता है। तो ये सीवियर है कंपैरिजन टू द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। इसमें इंटरवेंशन करने के लिए हमें मेडिकेशन का यूज करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी यूज करते हैं एंड द फोटोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। इट अपियर्स विद इन द 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, ये कब अकर होता है, डिलीवरी के 24 आवर्स में एंड प्रेजेंट फॉर मोर देन 10 डेज इन टर्म एंड 14 डेज इन द प्री टर्म बेबी। 10 डेज से ज्यादा टर्म बेबी में ये दिखने को मिलेगा एंड 14 डेज प्री टर्म बेबी में, 14 डेज से भी ज्यादा प्री टर्म बेबी में इसके साइन और सिम्टम्स रिमेन रहते हैं। एंड द टोटल सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल होता है, टोटल सीरम बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा कितने रेट में, 5 mg पर डेसीलीटर पर डे के अकॉर्डिंग एंड 0.5 mg पर डेसीलीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है बिलिरुबिन का लेवल इसमें बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी टाइम के साथ में। टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 50 mg पर डेसीलीटर, डायरेक्ट बिलिरुबिन मोर देन 1 mg पर डेसीलीटर एट एनी टाइम। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल जो है ज्यादा हो जाएगा 1 mg पर डेसीलीटर से भी। नेक्स्ट 5% ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, मेनली जो 5% ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो पॉपुलेशन होती है उनमें पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है। बट फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस है वो ज्यादा कॉमन होता है कंपैरिजन टू द पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। उसमें जो रेट ऑफ अकरेंस होती है वो 60% एंड 80% के बीच में होती है। तो कॉजेस क्या है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के, एक्सेसिव एंड द फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या हो रहा है इंक्रीज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का ड्यू टू आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि मदर की बॉडी में निगेटिव बिलिरुबिन का निगेटिव ब्लड ग्रुप है एंड द बेबी की बॉडी में पॉजिटिव है, जिसके थ्रू मदर के जो बॉडी में एंटीबॉडीज नॉर्मली है वो बेबी को हार्म पहुंचाते हैं, उसको किल कर देते हैं। एंड द हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, कोई भी हेमोलाइटिक ब्लड डिसऑर्डर है बेबी के अंदर, तो ये कॉमनेस्ट कॉज होता है जो भी बेबी में जॉइंटिस कॉज करते हैं। या फिर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ये बहुत ही रेयर होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो और बेबी का ए या फिर बी हो। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ऑल्सो नोन एज द आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन और द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइल। इसी के साथ ही साथ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी अकर इन द आरएच नेगेटिव मदर, जैसे मैंने बताया आरएच इनकम्पैटिबिलिटी आरएच नेगेटिव मदर में दिखती है जो कैरी करती है आरएच पॉजिटिव फीटस को। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकंड प्रेगनेंसी, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर ने कंसीव करा है और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है
पॉजिटिव नेगेटिव है, बट बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो उस फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मदर को एंटी डी गामा ग्लोबिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके थ्रू जो सेकंड बेबी अगर बॉर्न हो, अगर सेकंड बेबी का भी ब्लड ग्रुप कैसा है, आरएच फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव है, तो उस सेकंड बेबी को हार्मफुल इफेक्ट उसमें ना देखने को मिले। बट इन एनी केस अगर एंटी डी गामा ग्लोबिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर को नहीं दिया गया, तो ये अफेक्ट करेगा मदर की सेकंड प्रेगनेंसी के ऊपर, जो दिखाएगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कॉमन, ओ ग्रुप, मदर का ग्रुप कैसा है, ओ है, एंड वो कैरी कर रही है ए और द बी ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। डेफिशिएंसी ऑफ द आरबीसी, जो नॉर्मली एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज विच कॉजिंग द हेमोलाइटिक एनीमिया, जो हेमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करते हैं, एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी या फिर आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, इस वजह से भी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कॉज होता है। And the glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency is an inherited disorder transmitted as and the X-linked recessive trait। ये क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी की वजह से बेबी की बॉडी में कॉज होता है। सो दैट्स ऑल द कॉजेज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। नाउ हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे जब बेबी की बॉडी में फिजिकल, पैथोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल जो जॉइंटिस अगर होता है, तो उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जॉइंटिस स्टार्ट टू सीन एट द बिलिरुबिन लेवल ऑफ द 5 mg पर डेसीलीटर इन द न्यूनेट। जैसे ही बेबी की बॉडी में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन 5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होने लगता है, या फिर 5 mg पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग होता है, उस टाइम पे बेबी की बॉडी में साइन और सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है उसमें क्या दिखेगा, येलोइश डिस्कलरेशन दिखता है स्क्लेरा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में एंड स्किन में। मेनली ये फेस रीजन में ज्यादा दिखेगा ऑफ द फेस एंड द स्क्लेरा। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन होगा पाम में एंड द सोल में, क्ले और द वाइट कलर स्टूल और द डार्क यूरिन बेबी पास करेंगे। तो ये साइन किसका होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का होगा या फिर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होने के चांसेस हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जैसे मैंने बताया, सीएनएस बेबी का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द बिलिरुबिन, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको लेके बेबी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। अगर बेबी की बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो सीएनएस में हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो कौन सी कंडीशन कॉज होती है जिस वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, तो क्या नाम है इस कंडीशन का, कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लिकेशन है जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से कॉज होता है वो क्या है, कर्नी सिट्रेस यानी कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय द बिलिरुबिन। न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज होती है, बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता है इस वजह से। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द अनकॉन्जुगेटेड फ्री बिलिरुबिन वेरी टॉक्सिक फॉर द ब्रेन। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है जो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाता, उस वजह से क्या है, एंटर करता है बेसल न्यूक्लाई एंड द सेरेब्रल ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को कॉज करेगा। एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स यूजुअली नॉट अफेक्टेड, जिस वजह से सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है वो नॉर्मली अफेक्ट नहीं होता है। इट इज मैनिफेस्टेड बाय द लेथार्जी। इसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अगर कर्निक सिट्रेस पेशेंट को कॉज हुआ है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हुई है, तो इस वजह से क्या क्या दिखेगा, लेथार्जी, पेशेंट बहुत ही ज्यादा टायर्ड होंगे, पुअर फीडिंग, अच्छे से फीड भी नहीं कर पा रहे होंगे, हाइपोटोनिया, मसल टोन एकदम से डिक्रीज होगा एंड कन्वर्जन प्रेजेंट होगा। इसी के साथ ही साथ ऑपिस्टोटोनस यानी कि बेबी का जो पोस्चर होता है ये इस शेप में होगा, बहुत ही हार्ड एंड रिजिड फॉर्म में बेबी का टेक्सचर होगा और बेबी की बॉडी इस तरीके से अकर होगी। नॉर्मली इस पोजीशन में बेबी का पोस्चर होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन है। एंड द पुअर और द लॉस मोटर रिफ्लेक्स एंड द डेथ को भी ये कॉज करता है इसी के साथ ही साथ। इफ द बेबी सर्वाइव कॉम्प्लिकेशन लाइक द सेरेब्रल पाल्सी, ये भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी की वजह से कॉज होगा, न्यूरोमस्कुलर अबनॉर्मलिटी की वजह से कॉज होता है एंड द मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशन भी होती है। बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज अप टू 15 to 20 mg% और मोर। बिलिरुबिन का जो लेवल है वो 15 to 20 mg पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग राइज हो रहा है, इस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है, कर्निक सिट्रेस, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेबी का अफेक्ट होता है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन दिखती है ट्रांसिएंट
इंसेफेलोपैथी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो रिकवरी है ये पॉसिबल हो सकती है, इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इट इज अ ट्रांसिएंट एंड द रिवर्सिबल। ये कैसी कंडीशन है? रिवर्सिबल कंडीशन, इसको ट्रीट किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन जो भी बेबी के ब्रेन में होता है, इसमें मेनली मेंटल रिटार्डेशन दिखती है। मेंटली बेबी का जो भी कॉग्निटिव फंक्शन है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मेनली दिखती है। रिकवरी पॉसिबल होती है। रिवर्सिबल जी साइन है, कॉम्प्लिकेशन है विद द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड द एक्सचेंज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर जो भी बेबी में टॉक्सिक जो ब्लड है उसको हम रिमूव आउट कर दें और नॉर्मल ब्लड को बेबी की बॉडी में एडमिनिस्टर कर दें, तो हम इस कंडीशन को, इस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर सकते हैं। ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और डायग्नोसिस की बात करें तो बिलिरुबिन के लेवल को ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसे चेक करते हैं। इसमें पॉइंट्स होते हैं कि बेबी का बिलिरुबिन लेवल कितना ज्यादा होगा। और नॉर्मली विजुलाइज फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, अगर बेबी की सिर्फ और सिर्फ फेस एरिया पे ही पेल है, बेबी की बॉडी पेल है और येलोइश डिस्कलरेशन दिख रहा है उस टाइम पे, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि बेबी में कितना बिलिरुबिन का लेवल, कितना प्रोडक्शन हुआ है। 5 mg पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग है। अगर वहीं पे 10 mg पर डेसीलीटर है तो ये अबव द अम्बिलिकल रीजन होगा। अगर ये जो लेवल है बिलिरुबिन का 12 हुआ है तो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी का जो एक्सट्रीमिटी एरिया है मिड थाई तक ही इसको इन्वॉल्व करता है। अगर 15 है तो बेबी के लेग एरिया तक को भी ये कवर करेगा येलोइश डिस्कलरेशन। एंड द अबव द 15 mg पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग है तो बेबी का पूरा ही बॉडी, सोल एरिया एंड द फीट पीस में पाम एरिया भी इन्वॉल्व होता है। तो हम इसको विजुलाइज फॉर्म में भी क्या कहते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिलिरुबिन हम इसको किस तरीके से जॉइंटिस को केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो फोटोथेरेपी मेन इसका इंटरवेंशन है। जो फोटोथेरेपी हम परफॉर्म करेंगे, लाइट थेरेपी देते हैं। क्रेनर एट एल 1958 में इन्होंने फर्स्ट टाइम फोटोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करा था। इसमें क्या है, इट इज स्टार्टेड एट द बिलिरुबिन लेवल ऑफ द 5 mg पर डेसीलीटर और मोर इन प्री टर्म बेबी। अगर बेबी जो है टर्म पे बेबी है और उनमें बिलिरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर है या फिर प्री टर्म बेबी में उससे भी ज्यादा है, उस कंडीशन में हम फोटोथेरेपी का इंटरवेंशन यूज करते हैं। इट इज अ नॉन इन्वेसिव मेथड। ये कहता है नॉन इन्वेसिव मतलब ज्यादा ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है बेबी के लिए। यूज्ड फॉर द डिग्रेशन ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड और द इनसॉल्युबल बिलिरुबिन। जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसके अमाउंट को, उसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम फोटोथेरेपी का यूज करते हैं। into unconjugated or the soluble bilirubin that can be excreted in the urine and the feces। जो क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसके थ्रू जो भी एक्सक्रीट अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो रहा है वो यूरिन और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू और द ब्लू ग्रीन लाइट फ्लोरोसेंट 420 to 480 nm लाइट यूज इन द फोटोथेरेपी। जिस लाइट का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं फ्लोरोसेंट। इसमें फोटोथेरेपी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाउअडेज मोस्ट ऑफ द फोटोथेरेपी। आज के टाइम में जो फोटोथेरेपी यूज किया जा रहा है वो कैसा है, ब्लू एलईडी लैम्प का यूज करते हैं बेबी को फोटोथेरेपी प्रोवाइड करने के लिए। दिस लाइट थ्रू द फोटो ऑक्सीडेशन। ये लाइट क्या करता है, जो एलईडी लाइट होता है फोटो ऑक्सीडेशन के थ्रू डिग्रेड कर देगा बिलिरुबिन के, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन है उसके लेवल को कम कर देगा। इसी के साथ ही साथ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में ये कन्वर्ट भी करता है। फैट सोलेबल जो भी बिलिरुबिन है जो वाटर में सोलेबल नहीं हो रहा उसको वाटर सोलेबल में कन्वर्ट करके यूरिन और फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डे लाइट, व्हाइट लाइट भी कहते हैं, जिसको हैव अ वेव लेंथ ऑफ 550 and to the 600 nm, तो इट लेस इफेक्टिव टू द ब्लू लाइट। जो हम डे लाइट का यूज कर रहे हैं यानी कि व्हाइट लाइट का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, लेस इफेक्टिव है कंपैरिजन टू द ब्लू लाइट। अगर हम ब्लू लाइट का यूज करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव है और उसका जो फ्लोरोसेंट जो हम लाइट का यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मींस अनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं फोटोथेरेपी के। अभी बेबी को फोटोथेरेपी तो दे रहे हैं लेकिन इसके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो पहला है हाइपोथर्मिया और द हाइपोथर्मिया। बेबी हाइपोथर्मिया की स्टेट में भी जा सकते हैं। अगर ब्लू हम रेडिएशन बेबी को दे रहे हैं उस कंडीशन में बेबी का टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन इम्पेयर्ड होगा। इसके थ्रू रेगुलर अमाउंट में हमें क्या करना है, बेबी के टेम्परेचर को चेक करते रहना है
कि बेबी हाइपोथर्मिया या फिर हाइपोथर्मिया की स्टेट में तो नहीं है। इसी के साथ ही साथ इरिटेबिलिटी ऑफ एंड द ट्रांसिएंट स्किन रैशेज, बेबी की बॉडी में स्किन रैशेज भी हो सकते हैं प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर हमने बेबी को फोटोथेरेपी दिया है तो। डिहाइड्रेशन कॉज होगा अगर बेबी अच्छे से फीडिंग नहीं कर रहे होंगे तो। ब्रोच ब्रोच बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ग्रे कलर का, ग्रे एंड द पेल कलर का, ग्रे एंड द डार्क ब्राउन कलर का यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन एक्सक्रीट होती है बेबी की बॉडी से ब्रोच बेबी सिंड्रोम में। एंड द लूज और द ग्रीन स्टूल, लूज जो भी स्टूल बेबी पास करेंगे वो ग्रीन होगा, बाइल का प्रोडक्शन उसमें नहीं होगा और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा लूज होगा। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी क्यों होता है जब हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं, तो जो पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में सिचुएटेड उसमें अफेक्ट होता है, वो उसको अफेक्ट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट को कॉज करता है, जिससे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इसकी वजह से जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या करते हैं, कॉर्टिसोल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, जिस वजह से पीनियल ग्लैंड क्या करेंगे, बोन से कैल्शियम को प्रोडक्शन जो होता है वो टेक आउट करते हैं और इस वजह से हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी बेबी की बॉडी में होने लगती है। मेनली पीनियल ग्लैंड जो है वो अफेक्टेड होता है फोटोथेरेपी की वजह से। तो ये कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन थे जो फोटोथेरेपी की वजह से कॉज होते हैं। देन हम बात करते हैं टेक्निक, क्या क्या टेक्निक्स का यूज किया जाता है जब बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें ध्यान में रखना है। जो भी बेबी है हमें उसे अच्छे से बेबी की क्लोथिंग को हमें रिमूव आउट करना है, जो भी उनका जेनिटल एरिया उसको कवर अप करेंगे। रिमूव ऑल द क्लोथ ऑफ द न्यू नेट एक्सेप्ट द डायपर और ऑन द जेनिटल एरिया, गोनोट्स एंड द आई पैचेस ऑन द आई, बेबी की आई को बचाना है एंड जो जेनिटल एरिया है उसको डायपर से हमें सिक्योर करके रखना है। और जो लाइट का डिस्टेंस है, जो हम ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 to 40 सेंटीमीटर अभी होना चाहिए बेबी से, एंड 45 सेंटीमीटर फ्लोरोसेंट लाइट, 35 सेंटीमीटर एंड द एलईडी लाइट। जब हम एलईडी लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर का हो, अगर फ्लोरोसेंट लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। विद दिस अगर सीएफएल लाइट का यूज कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे भी होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरोसेंट ही होता है कंपैरिजन टू द एलईडी एंड द सीएफएल। रिपोजिशन ऑफ द न्यूबॉर्न, जैसे जैसे हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो पेशेंट की बॉडी को उनके पोजीशन को चेंज भी करते रहना है इंटरवल्स में 2 आवर्स के बीच में, तो एक्सपोज द ऑल बॉडी पार्ट, सारे ही बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्सपोज हो जाए। एडमिनिस्टर मोर फ्लूइड, बेबी को बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, मेनली ब्रेस्ट फीडिंग देंगे बेबी को, जिससे हम बेबी का जो भी थर्मो रेगुलेशन है उसको भी मेंटेन करें एंड द बेबी को डिहाइड्रेशन स्टेट से भी हम प्रिवेंट कर पाए। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर लॉस ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी, क्योंकि जो वाटर का लॉस है, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उस अमाउंट में उसको स्प्लीट आउट होने के लिए वो यूरिन के थ्रू ही पास आउट होगा। जब बेबी यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में करेंगे और बेबी इनटेक कुछ भी फीडिंग नहीं कर रहे होंगे तो उस टाइम में डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। पासिंग लूज एंड द ग्रीन स्टूल एंड द ग्रीन यूरिन इज नॉर्मल फिनोमिना आफ्टर द फोटोथेरेपी, अगर बेबी ग्रीन कलर का यूरिन या फिर स्टूल पास कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। पेशेंट के जो भी साथ में जो पेरेंट्स हैं उनकी या फिर उनकी केयर गिवर है उनको एजुकेट करना है कि जब भी हम फोटोथेरेपी बेबी को दे रहे हैं तो ये नॉर्मल है, अगर बेबी ग्रीन कलर का स्टूल या फिर यूरिन को पास कर रहा है तो ये नॉर्मल है, जिसमें कोई भी टेंशन या फिर एंजाइटी स्ट्रेस लेने की नीड नहीं होनी चाहिए। मॉनिटर फॉर द ब्रोच बेबी सिंड्रोम, ब्रोच बेबी सिंड्रोम को मॉनिटर करना है। ग्रे एंड डार्क ब्राउन कलर का बेबी स्टूल पास करते हैं, स्किन का कलर हो जाता है ग्रेश ब्राउन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन में भी ये देखने को मिलता है। मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर ऑफ द न्यूनेट एवरी 2 आवर्स, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे बेबी की 2 to 4 आवर्स के बीच में हम बेबी के टेम्परेचर को देखते रहेंगे कि बेबी हाइपोथर्मिया की स्टेट में या फिर हाइपरथर्मिया की स्टेट में तो नहीं है। सीरम बिलिरुबिन लेवल मस्ट असेस एट द एवरी 12 आवर्स, और जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, मेन फोकस क्या है कि बिलिरुबिन के लेवल को हमें कम करना है। 5 mg पर डेसीलीटर से जो कुछ ज्यादा हो गया है उसके अमाउंट को हमें कंट्रोल में लेकर आना है। तो जो भी हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, फोटोथेरेपी दे रहे हैं, इसके थ्रू हमें कंफर्म करना है टेस्ट के थ्रू कि हम जो इंटरवेंशन दे रहे हैं वो कितने लेवल तक इफेक्टिव है और हमें कितना और ज्यादा बेबी को केयर देने की नीड है। रिकॉर्ड द बॉडी वेट वंस अ डे, एक दिन में बेबी के वेट को जरूर से हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस चेक करने के साथ साथ ऑनगोइंग केयर में। नेक्स्ट मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर करते हैं बेबी को फोटोथेरेपी के साथ में। फिनोबार्बिटोन थेरेपी देंगे, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द लीवर एंजाइम
ग्लूकोनिरोल ट्रांसफरेंस जो एंजाइम होता है नॉर्मली जो बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, उसके प्रोडक्शन को फिनोबार्बिटोन थेरेपी के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं, विच इंक्रीज द बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन, बिलिरुबिन के कॉन्जुगेशन को ये नॉर्मलाइज करता है। पॉलीसिस्ट्रामाइड एंड द चारकोल में ऑल्सो यूज टू बाइंड विद द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द गट। अगर गट में क्या है, बेबी का नॉर्मल फ्लोरा एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है, एंजाइम एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, चारकोल जो होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके थ्रू वो बाइंड कर लेगा जितने भी अब नॉर्मल एक्सेसिव अमाउंट में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हुआ है, जिसके थ्रू हम जो भी बिलिरुबिन का लेवल है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं गट रीजन में बेबी के। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये मेन एंड लास्ट इंटरवेंशन होता है जॉइंटिस को केयर करने का, क्योर करने का। तो इंडिकेशन क्या है इसके लिए, इफ डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट पॉजिटिव इन द RH पॉजिटिव बेबी, अगर बेबी कहते हैं RH पॉजिटिव है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, तो उस केस में हम एक्सचेंज करने की नीड होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को करने की नीड होती है। इसमें क्या है, नेक्स्ट अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल 10 mg पर डेसीलीटर विद इन द 24 आवर्स एंड द 15 mg डेसीलीटर विद इन द 48 आवर्स। अनकॉन्जुगेटेड लेवल क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें कितना है, बिलिरुबिन का लेवल 10 mg पर डेसीलीटर से 24 आवर्स में हो रहा है एंड द 15 mg पर डेसीलीटर विद इन द 48 आवर्स में ये इंक्रीज हो रहा है। उस टाइम पीरियड में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड होती है, एक्सचेंज करने की। राइज इन द बिलिरुबिन लेवल, जैसे जैसे बिलिरुबिन का लेवल राइज हो रहा है, कितना 0.5 mg पर डेसीलीटर आवर के अकॉर्डिंग बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 20 mg per deciliter in the term baby and the more than 50% in the preterm baby. प्रीटर्म बेबी एंड द टर्म बेबी में दोनों में बिलिरुबिन का लेवल 20 mg पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंटरवेंशन का यूज करते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ क्या है, कॉर्ड ब्लड हेमोग्लोबिन लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर, अगर बेबी का जो HB का लेवल है वो 10 mg पर डेसीलीटर से कम है, तब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज का यूज करते हैं, थेरेपी देते हैं बेबी को। एंड द कॉर्ड बिलिरुबिन इज द 5 mg पर डेसीलीटर और द मोर, कॉर्ड बिलिरुबिन का लेवल भी कितना है, 5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो भी नेचर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उसमें क्या है, यूज करेंगे RH निगेटिव जब भी हमारे मदर होंगे उनमें, और द O ब्लड ग्रुप यानी कि ABO इनकम्पैटिबिलिटी में 180 mg पर kg बॉडी वेट ब्लड इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज द 80 to 90% फीटल RBC। क्या है ये पॉइंट याद रखिएगा कि 180 mg पर ml पर kg बॉडी वेट होना चाहिए ब्लड के लिए, रिक्वायरमेंट करने के लिए 80 to 90% RBC एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का, अम्बिलिकल वेन एंड द आर्टरी आर कैनुलेटेड टू यूज फॉर दिस प्रोसीजर। कैनुला करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी में, अम्बिलिकल जो आर्टरी होता है उस अम्बिलिकल आर्टरी एंड द वेन में हम कैनुला को इंसर्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, जिसके थ्रू जो वेस्ट ब्लड है उसको हम बॉडी से रिमूव आउट करें एंड जो क्लीन ब्लड है उसको बेबी की बॉडी में एडमिनिस्टर करें। यूज पुल एंड द पुश टेक्निक, ये बेबी है इसके अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन के ही रीजन से हम क्या करेंगे, जो वेस्ट ब्लड होगा उसको पुल करेंगे, उसको लेंगे एंड द जो हेल्दी ब्लड होगा, नॉर्मल ब्लड होगा, उसको हम पुश करते हैं बेबी की बॉडी। तो रेट क्या होता है, 5 to 10 ml ब्लड पुल। अगर हमने वेस्ट ब्लड को पुल करा है, 5 to 10 ml ब्लड पुल करा है, तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड हम उसी टाइम ड्यूरेशन में बेबी को एडमिनिस्टर भी करेंगे। 1 ml साइज ऑफ द कैथेटर, जो साइज है कैनुला का वो कितना होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए इनटू द अम्बिलिकल वेन अप टू द 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तक हम इसे इंसर्ट करते हैं, तो कैथेटर रीच टू द इंफीरियर वेना कैवा, जिसके थ्रू जो कैथेटर है अगर हमने 7 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करा है तो वो इंफीरियर वेना कैवा तक रीच करेगा और जो भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है इजी वे में हो पाएगा। एंड द कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, शुड बी इंजेक्टेड आफ्टर द एवरी 50 ml ऑफ द एक्सचेंज। जैसे जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेबी की बॉडी में कर रहे हैं और 50 ml हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग 50 ml ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन
एडमिनिस्टर करते हैं प्रिवेंट करने के लिए। तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास में इतना ही। हमने हाइपरबिलिरुबिनीमिया के बारे में कंडीशन को देखा कि किस वजह से होती है एंड द डिफरेंस को भी देखा, पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या क्या डिफरेंस होती है, किस रेट में बढ़ता है, और ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट एंड द फोटोथेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी हमने डिटेल में देखा। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा तो कमेंट करके जरूर बताएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।